नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका उत्थान क्लासेस के यूट्यूब चैनल में, जिसमें आज हम देखेंगे भारतीय संविधान का विकास कैसे हुआ। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि जो संविधान होता है किसी भी देश का, वो क्यों बनाया जाता है, क्या नीड पड़ती है संविधान को बनाने की, क्या ज़रूरत है संविधान की। जैसा कि हमने देखा था, किसी भी देश की राज्य व्यवस्था यानी कि पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को चलाने के लिए कुछ नियम और कानूनों की आवश्यकता होती है। उन सभी का कंपाइलेशन क्या कहलाता है? संविधान कहलाता है। उन सभी का जो एक तरह से इकट्ठा रूप होता है उसे क्या कह देते हैं? संविधान कह देते हैं। तो आज हम देखेंगे जो भारत का संविधान है उसका विकास कैसे हुआ है। भारत के संविधान का विकास, तो भारत के संविधान का विकास एक दिन में तो नहीं हुआ होगा, धीरे धीरे ये प्रोसेस आगे बढ़ती गई और भारतीय संविधान का विकास होता गया। तो आज हम उसकी जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे, और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि कैसे रही, कैसे संविधान का विकास हुआ, वो सब चीज़ें धीरे धीरे ग्रेजुअली हम समझेंगे, एक एक करके आगे बढ़ते जाएंगे। तो सबसे पहले कहानी शुरू होती है भारतीय संविधान के निर्माण के बारे में, जब 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी कि जो आप जानते होंगे, इतिहास में पढ़ा भी होगा, अंग्रेज जब हमारे देश पर शासन करने के लिए आए थे तब एक कंपनी को परमिशन दी गई थी। वहाँ की जो महारानी थी एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को 1600 में एक चार्टर यानी कि परमिशन दी गई थी कि आप जाइए और पूर्वी ईस्ट यानी कि ईस्ट इंडिया, क्योंकि पूरा में पड़ता था इसलिए इसे क्या नाम दे दिया गया? ईस्ट इंडिया कंपनी पे जाके कोई व्यापार कीजिए या कोई शासन कीजिए, वहाँ पे ऐसा कुछ चार्टर था वहाँ पे, यानी कि व्यापार करने के लिए आए थे। एक तरह के व्यापारी थे, कंपनी व्यापार करने के लिए आई थी। और धीरे धीरे ये आगे बढ़ते गए। 1600 में इनको चार्टर मिला और 1765 में, क्योंकि 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था, वहीं से जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका जो परचम है वो लहराने लगा था। और इसकी अंतिम परिणति कहाँ के हो गई थी? 1764 का जो बक्सर का युद्ध था वो जीतने के बाद। और 1765 में इलाहाबाद की दो संधियाँ हुई थी, उनको साइन करने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा, यानी कि जो भारत का ये वाला क्षेत्र है, यहाँ वाला क्षेत्र है जो, ये तो जैसे बंगाल, बिहार और उड़ीसा, यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या मिल गए? यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गए थे दीवानी राइट, यानी कि राजस्व कलेक्ट करने के, रेवेन्यू कलेक्ट करने के अधिकार मिल गए थे। और जो हमारे निजाम थे, जो हमारे नवाब थे उस समय के, उनको कौन से अधिकार दे दिए गए थे? उनको निजामत के अधिकार दे दिए गए थे। ये क्या होते हैं निजामत के अधिकार? निजामत के अधिकार एक तरह से ऐसे समझ लीजिए जैसे जिम्मेदारी वाले काम नवाब को दे दिए गए थे, और जो पैसे वाले काम थे, पैसा कलेक्ट करने वाले काम थे, वो किसने ले लिए थे? बंगाल, बिहार और उड़ीसा के वो ले लिए थे ईस्ट इंडिया कंपनी ने। और जैसे साफ सफाई रखनी है, पुलिस को प्रशासन चलाना है, वहाँ पे कानून व्यवस्था देखनी है, वो सब काम किसको करने थे? नवाब को करने थे। यानी कि जिम्मेदारियाँ किसको दे दी गई? हमारे जो नवाब थे उस समय के, उनको दे दी गई। और जो गैर जिम्मेदारी वाले काम थे, पैसे वाले काम थे, वो किसने ले लिए? दीवानी राइट, ईस्ट इंडिया कंपनी ने। खैर वो हमारा टॉपिक नहीं है, क्योंकि ये इतिहास का विषय है जिसे हम इतिहास में पढ़ेंगे भी। तो यहीं से कंपनी के राज्य की, कंपनी के शासन की नींव पड़ती है, जिसमें जो कंपनी है ईस्ट इंडिया कंपनी, वो बहुत ज़्यादा पैसे वाली होती गई। और इसी पैसे की वजह से उसमें जो भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार की भी बहुत सी तादाद बढ़ती गई, क्योंकि उसके जो अधिकारी थे वो बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार करने लगे। ऐसा कहा जाता था वहाँ पे इंग्लैंड में जो जाता था कि एक बार में ईस्ट इंडिया कंपनी का सर्वेंट जरूर बनूंगा, क्योंकि वहाँ जा जाके पार्लियामेंट में सीट भी खरीद लेते थे। सोच के देखिए अब, यानी कि वहाँ की जो संसद थी ब्रिटेन की, वहाँ जाकर यहाँ के जो अधिकारी थे ईस्ट इंडिया कंपनी के इतने पैसे वाले थे, वो वहाँ जाकर सीट भी खरीद लेते थे। लेकिन कंपनी क्या हो रहा था इसी बीच, क्योंकि ब्रिटेन की सरकार ने परमिशन दी थी, ब्रिटेन के महारानी ने परमिशन दी थी, और कंपनी कर्ज में डूबती जा रही थी। लेकिन उसके अधिकारी क्या होते जा रहे थे? पैसे वाले होते जा रहे थे, क्योंकि वो क्या करते थे? भ्रष्टाचार यानी करप्शन उनके अंदर समा गया था। तो इन्हीं सब चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि कंपनी कर्जे में डूबती जा रही है, ब्रिटेन की बेइज्जती हो रही है, ब्रिटेन से पैसा मांग रही है कंपनी कि साहब हमें पैसा दे दीजिए, इंडिया में रन करना है हमें, इंडिया में व्यापार करना है हमें पैसा दीजिए। और इधर देखे तो जो उनके अधिकारी थे, अधिकारी क्या ऑफिशियल्स थे, वो क्या होते जा रहे थे? पैसे वाले होते जा रहे थे। तो इंग्लैंड की पार्लियामेंट ने, ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने ये सोचा कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन
कैसे दिखाई दे रहा है, यानी कि जो विरोधाभास है वो कैसे दिखाई दे रहा है। तो इन्हीं सब चीज़ों को मैनेज करने के लिए 1773 में एक कानून लाया गया जिसे क्या कहा जाता है, रेगुलेटिंग एक्ट। यानी कि कंपनी का शासन चला था 1773 से 1858, जिसके बारे में आगे देखेंगे भी। तो 1773 में ब्रिटेन द्वारा एक कानून लाया गया, किसको रेगुलेट करने के लिए, कंपनी को रेगुलेट करने के लिए। किसको, ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए कानून लाया गया, जिसे क्या कहा गया, रेगुलेटिंग एक्ट, जिसे रेगुलेटिंग एक्ट कहा गया। जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, रेगुलेटिंग एक्ट, यानी कंपनी को क्या करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए। जैसे कि आपने देखा होगा जो हमारा सीलिंग फैन होता है उसके बोर्ड में जो रेगुलेटर लगा होता है वो क्या करता है, जो फैन है उसकी गति को नियंत्रित करता है। ऐसे ही यहाँ पर रेगुलेटिंग एक्ट बनाया गया, किसको नियंत्रित करने के लिए, EIC यानी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको नियमित और नियंत्रित करने के लिए कानून बनाया गया, कानून लाया गया, जिसे क्या कहा गया, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। यानी किसको रेगुलेट करने के लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए कानून लाया गया, जिसे क्या कहा गया, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो कंपनी को रेगुलेट करने के लिए एक एक्ट लाया गया, एक कानून लाया गया, जिसे क्या कहा गया, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, यानी कि 1773। इसमें क्या किया गया, 1773 में जो कानून लाया गया था, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, रेगुलेट यानी कि कंपनी को रेगुलेट करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए। तो इसमें क्या कहा गया, सबसे पहला काम इसमें यह किया गया कि जो गवर्नर ऑफ बंगाल थे, यानी गवर्नर ऑफ बंगाल ये क्या है, बंगाल के जो गवर्नर थे, क्योंकि जब उन्होंने बक्सर का युद्ध जीता था 1764 में, 1765 में अभी हमने देखा था, बंगाल, बिहार और उड़ीसा के जो दीवानी राइट्स थे वो किसके अंडर आ गए थे, EIC के अंडर आ गए थे। तो वहाँ पे जो बंगाल, बिहार और उड़ीसा है उसका गवर्नर किसको बना दिया था, रॉबर्ट क्लाइव को बना दिया था, जो 1765 से लेकर 1772 तक क्या रहे, गवर्नर ऑफ बंगाल, यानी कि बंगाल के गवर्नर बनकर रहे। तो इसमें सबसे पहला प्रावधान क्या किया गया, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में सबसे पहला प्रावधान यह किया गया कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का जो पद है वह खत्म कर दिया गया और उसे अब क्या कहा जाने लगा, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। यानी कि सबसे पहला जो प्रोविजन था वो ये था, सबसे पहला जो प्रावधान था वो ये था इस कानून में, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का नया पद सृजित किया गया और गवर्नर ऑफ बंगाल का पद खत्म कर दिया गया और रॉबर्ट क्लाइव को क्या कर दिया गया, डिस्चार्ज कर दिया गया, डिसमिस कर दिया गया। अब उनकी जगह गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का पद बनाया गया, जिसमें नए गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन बनकर आए, वॉरेन हेस्टिंग। एक बार नाम रिकॉल करने की कोशिश करेंगे, भारत के पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे, वॉरेन हेस्टिंग, अक्सर करके एग्जाम में पूछा भी जाता है। और भारत के पहले गवर्नर ऑफ बंगाल कौन थे, रॉबर्ट क्लाइव थे पहले बंगाल के गवर्नर, लेकिन गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे पहले, वॉरेन हेस्टिंग। रॉबर्ट क्लाइव कब से कब तक रहे थे, 1765 से 1772 तक, और वॉरेन हेस्टिंग यहाँ पे आए हैं 1773 में, यानी 1772 जैसे 1773 में एक्ट आया था उसी समय कौन आए हैं, वॉरेन हेस्टिंग आए हैं, जो क्या है, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और क्या किया गया इसमें, इसी गवर्नर जनरल की मदद के लिए एक 4 सदस्यीय यानी कि 4 मेंबर एग्जीक्यूटिव काउंसिल यानी कार्यकारी परिषद बनाई गई, यानी एक तरह की कोई कमेटी सी बनाई गई जो किसकी मदद करेगी, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की मदद करेगी। क्या बनाई गई, 4 सदस्यीय एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई गई, यानी 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद बनाई गई, जो किसकी मदद करेगी, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की मदद करेगी। और दूसरा क्या प्रोविजन था इसमें मद्रास और बम्बई जो प्रोविंस थे, यानी कि जो प्रांत थे मद्रास और बम्बई, वो भी किसके अधीन थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन थे। तो उनको उठाकर किसके अंडर लाया गया, गवर्नर ऑफ बंगाल, यानी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे उनके अंडर अब मद्रास और बम्बई प्रांत को लाया गया। तो जो केंद्रीकरण है
केंद्रीय सेंट्रलाइजेशन है, उसकी शुरुआत कहाँ से मानी जाती है? शुरुआत यहीं से मानी जा रही है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा। क्योंकि पहली बार क्या किया गया, मद्रास और बम्बई की सरकार है उसको किसके अंडर ला दिया गया? गवर्नर ऑफ बंगाल के अंडर ला दिया गया, यानी कि जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे उनके अंडर इसको ला दिया गया। और क्या हुआ इसमें गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के अंदर आने के बाद? तीसरा जो प्रोविजन था वो ये था, कलकत्ता में एक हाई कोर्ट बनाया गया, जिसे सर्वोच्च न्यायालय भी कह देते हैं कुछ लोग उच्च न्यायालय भी कहते हैं। कलकत्ता में एक हाई कोर्ट की स्थापना की गई। कब की गई? 1774 में। और उसके पहले मुख्य न्यायाधीश कौन बने? एलिजा एम्पे। एलिजा एम्पे को ये अक्सर करके पूछा जाता है, जो वनडे एग्जाम पेपर होते हैं, जैसे यूपी ट्रिपल एससी कराती है या अदर कोई एग्जाम होता है जो वनडे होते हैं, उनमें ये पूछे जाते हैं कि कलकत्ता उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एलिजा एम्पे। और 3 अन्य जज थे, 3 अन्य जज थे। और ये कौन से प्रोविजन के द्वारा हो रहा है काम? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा ये काम हो रहा है। और क्या हुआ था इसमें? यानी कि जो कंपनी के ऑफिशियल थे, कंपनी के जो अधिकारी थे, वो क्या करते थे? निजी व्यापार करते थे, यानी कि वहाँ से पैसा कमाते थे, वहाँ से सैलरी लेते थे और अपना पर्सनल क्या करते थे? ट्रेड करते थे, पर्सनल व्यापार करते थे। जैसे कि हम पैसे कमाने लग जाएं, कि कहीं पे जॉब करते हैं और हम उस पैसे से क्या करने लग जाएं? पर्सनल ट्रेड करने लग जाएं, उस कंपनी को फायदा न पहुंचा, और उसी से कंपनी के जो इनसाइडर ट्रेडिंग होती है, कंपनी के जो शेयर्स होते हैं, उनसे जानकारी लेकर, उनसे जानकारी छुपाकर और क्या करने लग जाए? हम व्यापार खुद का करने लग जाए, कंपनी का कोई व्यापार न कराएं। तो ये क्या हो गया? निजी व्यापार हो गया। तो सबसे पहले इसमें क्या किया गया? जो कंपनी के अधिकारी थे उनके निजी व्यापार पर क्या लगा दिया गया कि आज से तुम्हारी सैलरी बढ़ा सकते हैं हम, लेकिन तुम निजी व्यापार नहीं करोगे। और दूसरा काम क्या किया गया कि तुम भारतीय लोगों से गिफ्ट नहीं लोगे, उपहार नहीं लोगे, क्योंकि उपहार में ही तो सब कुछ आ जाता है। एक मिठाई का डिब्बा आया है, एक गुलदस्ता आया है, उसी में सब कुछ 1 लाख आ रहे हैं, 2 लाख आ रहे हैं, उसी में सब कुछ पैसे आ जाते थे। तो उपहार पर क्या लगा दिया गया? प्रतिबंध लगा दिया गया। और किस पर प्रतिबंध लगा दिया गया? निजी व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इस प्रकार रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ने एक कंट्रोल करने की कोशिश की ईस्ट इंडिया कंपनी को, यानी कि एक नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश की। किसका नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश की? ब्रिटेन के पार्लियामेंट का, यानी कि ब्रिटेन की संसद का नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश की रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ने। और इसने 5वां प्रोविजन क्या था इसमें? एक गवर्निंग बॉडी बनाई गई जिसे कहा जाता था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की क्या बनाई गई? गवर्निंग बॉडी बनाई गई, यानी कि शासी निकाय या प्रशासनिक निकाय जो शासन को चलाएगा, गवर्नेंस देखेगा, शासन देखेगा, प्रशासन देखेगा। ऐसी एक संस्था बनाई गई जो क्या करती थी? जो राजस्व के मामले, नागरिकों के मामले और जो सैन्य मामले थे, उन सब की जानकारी किसको देने के लिए बाध्य कर रही थी? ब्रिटेन के पार्लियामेंट को। तो इसने क्या किया? इसने ईस्ट इंडिया कंपनी की क्या तय कर दी? रेस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि जवाबदेही तय कर दी। याद रखिए, पहली बार जो जवाबदेह शब्द है हमारे जो भारतीय संविधान है, भारतीय इतिहास में, वो कहाँ देखा गया? 1773 में जवाबदेही शब्द देखा गया। यानी पहली बार कहीं पर जवाबदेही तय करने की बात कही जा रही है, क्योंकि उससे पहले क्या होते थे? राजा महाराजा होते थे। क्या किसी की हिम्मत थी राजा महाराजा से कोई जवाब मांग सकता था कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आपने ऐसा क्यों नहीं किया, आप ये मंदिर क्यों बनवा रहे हैं, आप ये मस्जिद क्यों बनवा रहे हैं, आप ये बिल्डिंग क्यों बनवा रहे हैं? कोई पूछ सकता था? नहीं पूछ सकता था, क्योंकि कोई जवाबदेही थी ही नहीं। और यहाँ पे पहली बार क्या हो रहा है? ईस्ट इंडिया कंपनी पर पहली बार जवाबदेही तय करने की कोशिश की जा रही है, रेस्पॉन्सिबल बनाने की कोशिश की जा रही है। और ये कौन कर रहे हैं? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, यानी कि एक गवर्निंग बॉडी है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की। वो क्या कर रही है कि सेना के जो भी मामले होंगे, मिलिट्री जो मैटर्स होंगे, या रेवेन्यू के जो मैटर्स होंगे, या सिविल यानी नागरिकों के जो मैटर होंगे, वो सब जानकारी आप किसको दोगे? ब्रिटेन के पार्लियामेंट को दोगे। तो एक बार समराइज करते हैं, हमने क्या क्या पढ़ा अभी। रेगुलेट एक्ट 1773 में हमने क्या क्या देखा? सबसे पहले हमने देखा कि जो गवर्नर ऑफ बंगाल थे, यानी कि जो रॉबर्ट क्लाइव थे, उनके पद को क्या कर दिया गया? डिसमिस कर दिया गया। और गवर्नर ऑफ बंगाल की जगह क्या हो गया? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का नया पद बनाया गया। और इस प्रकार वॉरेन हेस्टिंग भारत के पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने। और भारत के पहले गवर्नर ऑफ बंगाल कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव। और क्या किया गया इसमें? एक
कलकत्ता में हाई कोर्ट बनाने की बात कही गई। कलकत्ता में एक हाई कोर्ट बनाया गया जिसके पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एलिजा एम्पे। और 3 क्या थे? 3 अदर जज थे। और क्या किया गया इसमें? जो मद्रास और बम्बई थी, मद्रास और बम्बई प्रोविंस थे, उनको किसके अंडर ला दिया गया? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के अंडर ला दिया गया। और जो ऑफिसर्स थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, उनके निजी व्यापार और उपहार लेने से क्या कर दिया गया? उनको प्रतिबंधित कर दिया गया। और क्या हुआ? एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की गवर्निंग बॉडी बनाई गई जो क्या करती थी? जवाबदेही तय कर रही थी किसकी? ईस्ट इंडिया कंपनी की। आशा करता हूं दोस्तों आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है, किसी भी चीज़ में कोई भी कन्फ्यूजन है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई करूँगा। थैंक यू।